ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 अभी होगा। 2026 इज गोइंग टू बी द ईयर फॉर फीमेल्स एंड इवन रिलेशनशिप्स में भी फीमेल का बहुत अहम रोल रहने वाला है 2026 में। जेन जी जो है, ये 2000 वाले जितने भी बॉर्न हैं, ये हाईली इमोशनल हैं। ये बच्चे ये बहुत कंफ्यूज रहते हैं अपनी लाइफ में। हम 26 के लिए कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर भी छिड़ सकती है, ऐसा आपको लग रहा है? इतना सीवियर लेवल पे जा सकता है? जैसे अभी 2025 में हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, आपने देखा था कि वहाँ पे अटैक स्टार्ट हो गया था। तो ऐसे छोटे छोटे इंस्टेंसेस 2026, 27, 28 आप हर ईयर में देखेंगे। अभी रिसेंटली एक केस आया था गाँव में, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी लेडी, और उनका किसी गाँव के ही किसी फार्मर के साथ रिलेशनशिप था, तो काफ़ी टाइम तक था। और वो जो इंसान था वो मेरे पास आया कि वो मेरे से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गई है। अच्छा खासा रिलेशनशिप था, अचानक से सब कुछ मुझे ब्लॉक कर दिया और छोड़ के चली गई। एनी टाइम पे ऐसे ही मेरे पास केस आया था जहाँ पे एलिमनी का केस था। उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे बोला कि 2 साल की मैरिज है और मेरी वाइफ एडजस्ट नहीं कर रही है और अब वो घर छोड़ के चली गई है और अब वो मुझसे 1 करोड़ की एलिमनी मांग रही है। तो दोस्तों, क्या हाल है आपके, कैसे हो आप? स्वागत है आपका नए पॉडकास्ट में। आज के एपिसोड में जैसा कि आपको पता है, हम लोग रिलेशनशिप के अराउंड बहुत सारी बातें करते रहते हैं। हमने बहुत सारे रिलेशनशिप कोचेज़, एडवाइज़र्स को भी हमने इनवाइट करा अपने शो में, और जेनजीज जो हैं वो इस टॉपिक में काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं। तो आज हम एक ब्लेंड लेकर आए हैं। आज हम लेकर आए हैं ऑकल्ट साइंस और रिलेशनशिप का कॉम्बो। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर पूजा भाटिया मैम, जिनकी एक्सपर्टीज़ है लव एंड रिलेशनशिप को ऑकल्ट के साथ गाइड करने की, एस्ट्रोलॉजी के साथ उनको गाइड करने की, मैच मेकिंग की, एक्स्ट्रा मैरिटल होना ना होना कुंडली में कैसे देखते हैं, किन रीजंस की वजह से आपकी शादी जो है वो अफेक्ट हो सकती है, रिलेशनशिप अफेक्ट हो सकता है। तो आज ऑकल्ट एंगल से हम इन चीज़ों को समझेंगे। तो पहले स्वागत करते हैं पूजा मैम का। मैम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच। मैम, आपको हमने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे देखा है और आप जिस तरह से लोगों से बात करते हैं, हमें लगा हमारे शो पे भी आपके जैसा एक एक्सपर्ट आना चाहिए, क्योंकि यंगस्टर्स को सुनने की बहुत ज़रूरत है इस टॉपिक पे। जी बिल्कुल, यंगस्टर्स के लिए नहीं, देखिए रिलेशनशिप जो है ना वो हर एज के इंसान के लिए बहुत मैटर करता है। और ऐसा नहीं है कि जेन जी के केसेस आ रहे हैं, मिड एज सेगमेंट के लोग भी आ रहे हैं एंड एल्डरली लोग भी आते हैं रिलेशनशिप इश्यूज लेकर। पर मैम, आजकल ऐसा क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होती जा रही है रिलेशनशिप वाइज को लेके? कपल्स वगैरह की बन नहीं रही आजकल, पार्टनर भी अच्छा नहीं मिल रहा, तो इस टाइम पे ही ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, एक तो मैं ये बोलूँगी थोड़ा सा सोशल मीडिया का ज़माना है, ठीक है। लोगों के पास ऑप्शंस बहुत हैं और सोशल मीडिया में इधर उधर देख के माइंड थोड़ा डाइवर्ट होता है। दूसरा मैं ये बोलूँगी कि कलयुग है, और घोर कलयुग जब आता है तो घोर कलयुग में कहा गया है, लिखा हुआ है कि मैन एंड वुमेन आर मेंट टू बिहेव लाइक दैट। अच्छा। तो पर स्त्री से संबंध, पर पुरुष से संबंध, ये कलयुग में होना है, ये लिखा हुआ है। इसीलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। हम ये सोशल मीडिया की वजह से नज़रों में ज़्यादा अब आ रहा है, इसलिए हमें लग रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, या फिर पहले भी होता आया सिंस आप इतने सालों से कर रहे हो। तो विलेजेस में पहले भी ऐसा होता था, कभी कभार हम मूवीज़ या वेब सीरीज़ में देख लेते हैं जी। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये तो चलता ही आ रहा है, ऐसा कुछ है नहीं कि अब ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब नज़रों में आ रहा है तो हो सकता है हमें लग रहा हो कि अब ज़्यादा हो गया। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है ये चल तो बहुत टाइम से रहा था, बट नज़रों में अब ज़्यादा आ रहा है। अगर मैं देखूं तो पिछले 5 सालों में बहुत ज़्यादा केसेस आए हैं। 5 साल पहले तक केसेस आते थे कि लव मैरिज होगी या नहीं होगी, करियर कैसा रहेगा, और मैं फॉरेन सेटल होऊंगा या नहीं होऊंगा, ये मेन केसेस होते थे। लेकिन पिछले 5 इयर्स में मैरिज रिलेटेड इश्यूज़, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के इतने खुल के केसेस आ गए हैं एंड पीपल आर वेरी कंफर्टेबल इन डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स। एंड कुछ आते हैं जो कहते हैं कि मैम प्लीज़ जज मत करना, हमारा रिलेशनशिप है। तो मुझे लगता है कि मैंने इतने केसेस सुन लिए हैं कि अब मैं किसी को जज नहीं करती हूँ। और अगर कोई आता है सो आई गिव डिसेंट एडवाइस एज पर द चार्ट एंड एज पर द कार्ड। मैम, जैसे आप इतने सारे लोगों से मिलते हो, तो आपके हिसाब से एक्स्ट्रा मैरिटल या कोई लॉयल्टी किसी की रहेगी या नहीं रहेगी अपने पार्टनर्स के टूवर्ड्स, ये ज़्यादा अच्छा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स में पता चलता है या टैरो में पता चलता है?
देखिए कॉम्बिनेशन होता है एस्ट्रोलॉजी और टैरो का। जब भी हम किसी का रिलेशनशिप चेक करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में भी, चार्ट में भी क्लियरली दिख जाता है इंसान की पर्सनालिटी क्या है, एंड टैरो कार्ड्स में भी एनर्जी आ जाती है। कई केसेस हम एस्ट्रोलॉजिकली चेक करते हैं, कई हम टैरो से चेक करते हैं। अभी जैसे रिसेंटली एक मेरे पास केस आया था एनी टाइम एस्ट्रो पे, उसमें क्या हुआ था कि क्लाइंट ने अपनी वाइफ़ की कुंडली मुझे दिखाई और उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरी वाइफ़ का कहीं बाहर रिलेशनशिप है, प्लीज़ चेक कर दीजिए। तो मैंने उनका चेक किया, तो मैंने कहा हाँ आपकी वाइफ़ का रिलेशनशिप है बाहर। तो ही वॉज़ लाइक वेरी सैड कि मेरी वाइफ़ मुझे टाइम नहीं देती हैं, बहुत परेशान हो रहे थे। 10 मिनट बाद उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा आप मेरा भी चार्ट चेक कर दीजिए। तो जैसे ही मैंने उनका चार्ट खोला तो उनका भी मैंने कहा मुझे तो आप भी रिलेशनशिप में दिख रहे हो, आपका भी रिलेशनशिप है। तो ही स्टार्टेड लाफिंग कि मैम क्या कुंडली से दिखता है ये सब? मैंने कहा क्लियरली दिख रहा है, आप पिछले 2 साल से रिलेशनशिप में हैं। एंड 10 मिनट पहले जो इंसान एक विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा था, एक बेचारा हस्बैंड बना हुआ था, 10 मिनट में उसकी एनर्जी चेंज हो गई, उसकी वाइब्रेशन ही चेंज हो गई। ही वॉज लाइक अ लवर बॉय कि हाँ मैम मेरा रिलेशनशिप है और मैं यहाँ, अच्छा ये बताओ ये कैसा चलेगा, मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप कितने टाइम तक चलेगा। अच्छा। तो हर तरह के केसेस आते हैं और कार्ड्स में और चार्ट में तो बहुत क्लियरली दिखता है मैम। बट इस केस में जैसे ये आ गए आपके पास, जाहिर सी बात है शादी से पहले लोग अपने कुंडलियाँ भी मिलाते हैं जिसमें गुण मिलते हैं, तो क्या उस टाइम नहीं पता चलता कि यार ये या वो सही है, एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जा रहे हैं, या ऐसा क्या हो रहा है कि उन्हें पहले नहीं पता चल रहा अपने पार्टनर के बारे में या अपने बारे में कि यार मेरा ये नेचर है ही नहीं कि मैं एक के साथ टिक पाऊँ, फिर भी वो शादी कर लेते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, ठीक है, तब सब अच्छा रहता है, लेकिन कई बार हमारी ग्रह दशाएं, ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स जब चेंज होते हैं, जैसे आपकी शुक्र की दशा आ गई, शुक्र में राहु की दशा आ गई, ऐसी कुछ पर्टिकुलर दशाएं हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं और दूसरे इंसान की तरफ आपका अनइंटेंशनली अट्रैक्शन हो जाता है। तो मैं ये बोलूँगी कि प्लानिटरी इन्फ्लुएंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चीज़ में। मैम अगर किसी के प्लैनेट्स हिल रहे हैं या फिर अगर उनकी कुंडली में लिखा हुआ है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना ये थोड़ा सा एक बंदे के नेचर वाली चीज़ नहीं होती कि चलो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है मतलब या तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है या फिर उसके अंदर मतलब लस्ट एक रीज़न बन जाती है, अट्रैक्शन हो रही है, फिर मतलब और भी लोगों से अट्रैक्शन हो रही है। तो प्लैनेट्स कैसे इसके अंदर रोल प्ले करते हैं अपना? प्लैनेट्स डेफिनेटली रोल प्ले करते हैं। देखिए अगर 2-3 रीज़न होते हैं कि इंसान क्यों एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में जाता है। पहले तो उसकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही होती है। अगर मैरिड लाइफ ठीक ठाक भी चल रही होती है, उसको वो इमोशनल सपोर्ट अपने पार्टनर से नहीं मिल रहा होता है, वो कहीं बाहर मिल रहा होता है वो इमोशनल सपोर्ट। हाँ, तो ये मोटे मोटे मेन रीजंस ये बनते हैं, मोटे मोटे ये रीजंस बनते हैं। और ऐसे में अगर एस्ट्रोलॉजिकली ग्रह गोचर में वो दशा भी आ जाए, तब इंसान ऐसे इंसान से कनेक्ट हो जाता है। और क्योंकि कुंडली में हम कई बार देखते हैं, मैं तो एडवांस में बता देती हूँ अगले साल आपकी लाइफ में कोई आने वाला है। मैं तो कुंडली देख के साफ बोल देती हूँ कि आपकी ये वाली दशा आने वाली है एंड सम फीमेल विल एंटर इनटू योर लाइफ एंड पीपल एग्री टू इट। अभी कल ही एक केस आया था, उनकी जब मैंने चार्ट खोल के देखा तो मेरी ना स्माइल निकल गई, क्योंकि उनका चार्ट साफ क्लियरली दिखा रहा था दैट इज़ अ वेरी फ्लर्ट काइंड ऑफ गाय। एंड जब उन्होंने मुझे बोला कि मैम रिलेशनशिप में ना बहुत दिक्कत आ रही है, मैंने कहा किसके साथ आ रही है, वाइफ के साथ आ रही है, गर्लफ्रेंड के साथ आ रही है? तो हंसने लग गए। तो कहते हैं दोनों के साथ आ रही है, गर्लफ्रेंड से भी लड़ाई हो रही है और वाइफ से भी लड़ाई हो रही है। तो क्लियरली दिख जाता है कि इनकी लाइफ में मल्टीपल गर्ल्स का एक योग है। मैंने कहा आपकी लाइफ में तो लड़कियों की कमी नहीं है, लड़कियां बहुत आती जाती हैं। कहते हैं हाँ मैम लड़कियों की कमी नहीं है, बहुत आती जाती है मेरी लाइफ में। मैम अगर कुंडली में लिखा हुआ है कि इनकी लाइफ में तो मल्टीपल पार्टनर्स का योग है, मतलब उनके प्लैनेट इस तरीके से आ चुके हैं, तो वो तो नेचुरली होना ही है। अगर आपने बोला यार ये तो लिखा है कुंडली में, प्लैनेट्स ऐसे दिखा रहे हैं, तो फिर तो आप भी उसको नहीं रोक पाओगे। मतलब ऐसी क्या चीजें होती हैं जो लोग आपके पास आते हैं, रेमेडीज देते हो, कैसे होता है ये सब? देखिए रोकने के लिए तो अगर किसी की प्लानिटरी पोजीशन ही ऐसी है, कुंडली में योग है, तो उसको तो हम कोई नहीं रोक सकते। हाँ लोग जानना चाहते हैं, जहाँ पे डाउट होता है मैरिड लाइफ में कि मेरी वाइफ का तो नहीं चल रहा बाहर, हस्बैंड का तो नहीं चल रहा, या मेरे पार्टनर जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ वो कहीं मुझे चीट तो नहीं कर रहा, तो ऐसे केसेस में लोग आते हैं, एनर्जी रीडिंग्स कराते हैं। कई लोगों को शक होता है, तो एनर्जी रीडिंग्स में भी टैरो कार्ड्स में क्लियरली नजर आ जाता है। पर ऐसा कुछ होता है कि जैसे किसी के चार्ट में दिख रहा है कि शादी के बाद ये और भी लड़कियां अट्रैक्ट करेगा, बट वो आपके पास आता है और लिखा है डेस्टिन्ड है और लड़कियां आएंगी,
तो उसकी कुछ रेमेडीज होती है कि वो मतलब वो ये चाह रहा है कि भाई चलो मैं नहीं करूं, मतलब कितना तो कुछ है, हो सकता है अपनी आपकी फ्री विल है, अपना कंट्रोल कितना है। अच्छा। अब अगर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आएगी वो तो आपके ऊपर है, आप उस अपॉर्चुनिटी को लेंगे या नहीं लेंगे, ठीक है। इसमें कोई रेमेडी नहीं हो सकती, ये आपकी अपनी खुद की एक अंदर की बट ऐसा feeling नहीं है। हो सकता कि वो आए ही ना, ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं कर सकते, मतलब वाइफ भी अपने हस्बैंड के लिए कुछ नहीं कर सकती कि देखिए अगर कोई एस्ट्रोलॉजर के पास वो गई और उन्होंने कह दिया आप अपने पति पे, जैसे होता नहीं है कि आप अपने पति के सर के ऊपर से ये निकाल दो, उसका ये हो जाएगा, ऐसे कर दो, वैसे हो जाएगा, तकिए के नीचे ये रख दो, तो मतलब ये सब एक तरीके का स्कैम है। देखिए अट्रैक्शन की रेमेडीज़ होती हैं कि हस्बैंड वाइफ का प्यार बना रहे, और थर्ड पार्टी रिमूवल की रेमेडीज़ होती हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी रिमूवल के केसेस बहुत आते हैं और हम करते भी हैं कि मैरिड लाइफ जहाँ डिस्टर्ब हो रही है थर्ड पार्टी की वजह से, वहाँ पे हम थर्ड पार्टी रिमूवल के केसेस लेते हैं, उनको रिमूव करते हैं, एंड हस्बैंड वाइफ की मैरिज बनी रहे, उनका डिवोर्स ना हो, इसका भी हम उपाय करते हैं। ये कैसे आप करते हो या उनको करना पड़ता है? थोड़े उपाय हम करते हैं और थोड़े उपाय क्लाइंट से भी करवाते हैं। पॉसिबल होता है कि थर्ड पार्टी उपाय से हट जाए? बिल्कुल, बहुत सारे केसेस आज से हैंडल किए, कोई एग्जांपल बताओ। रिमूवल किया हो हमने थर्ड पार्टी रिमूवल के। देखिए अब जैसे एक मेरे पास क्लाइंट आई थी, उनका हस्बैंड जो था काफ़ी टाइम से बाहर था, उनकी मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो रही थी, और वो जो लड़की थी वो भी साफ पता चल रहा था कि वो लड़की भी सिर्फ एडवांटेज ले रही है, कोई सिंसियर नहीं है। तो ऐसे में वो फीमेल बहुत परेशान थी, तो उनकी मैंने फ़ोटोग्राफ से उनका जो है कुछ उपाय किया था, थर्ड पार्टी रिमूवल किया था, और उन दोनों हस्बैंड वाइफ का मैरिज का उपाय किया था कि उन दोनों का मैरिज बना रहे, डिवोर्स ना हो, और वो लड़की उनकी लाइफ से चली जाए। एंड विद इन 6 months वो लड़की उनकी लाइफ से चली गई थी, उनकी मैरिड लाइफ नॉर्मल हो गई थी। तो मैम ये जो आप उपाय बता रहे हो, ये कोई वैदिक उपाय है या ये हमारे स्क्रिप्चर्स में आता है या ये हवन है, क्या है ये? मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग क्यूरियस होंगे और बहुत सारे लोग इसको सही भी मानेंगे, गलत भी मानेंगे, पर अगर आप थोड़ा बता पाओ तो थोड़ा बिलीव ज़्यादा होता है। ये ना कॉम्बिनेशन होता है वैदिक उपाय का, यंत्रों का और मंत्रों का, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर उपाय नहीं होता, सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग उपाय किए जाते हैं, जनरली यंत्र और मंत्र, और कुछ स्विच वर्ड्स होते हैं जो हम देते हैं जिससे कि थर्ड पार्टी रिमूवल हो एंड हस्बैंड वाइफ का अट्रैक्शन लेवल बना रहे। और जैसे कई बार ऐसे केसेस भी आते हैं कि लड़के और लड़की में अट्रैक्शन है, ठीक है, लेकिन आपस में खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अगर मुझे लग रहा है कि सामने वाला इंटरेस्टेड तो है बट बोल नहीं रहा, लेकिन मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो अट्रैक्ट हो जाए, तो ऐसे में भी हम स्विच वर्ड्स देते हैं। स्विच वर्ड एक बहुत इफ़ेक्टिव स्विच वर्ड है, टुगेदर डिवाइन। इस स्विच वर्ड को अगर आप 45 टाइम्स चैंट करो डेली, उस इंसान का नाम माइंड में लेके जो आपकी तरफ थोड़ा थोड़ा अट्रैक्टेड है, और 45 टाइम्स डेली चैंट करो विद द इंटेंशन कि ये और मैं और कनेक्ट हो जाए और रिलेशनशिप में आ जाए। और एक नंबर होता है 147023, उस नंबर को आप यहाँ लेफ्ट रिस्ट पे ब्लू पेन से लिखो डेली। 40 डेज तक आप करके देखो, सामने वाले की एनर्जीज धीरे धीरे चेंज होनी शुरू हो जाती है। एक तरह की मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को, उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए। मैम सिंस आप इतने सालों से कर रहे हैं और आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह पे डील करते रहते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ ज़्यादातर केसेस आपके पास कहाँ से आ रहे हैं? लाइक शहर के ज़्यादा केस आ रहे हैं कि गांव में ज़्यादा ये हो रहा है? बिकॉज ये हमेशा से डिबेट रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ये तो यार शहरों में ज़्यादा होता है, ये सब मल्टीपल पार्टनर्स, तो आपके पास केसेस ज़्यादा कहाँ से आ रहे हैं? देखिए ज़्यादातर तो शहर से आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, गांव से भी आते हैं और बहुत सारे केसेस आते हैं। अभी रिसेंटली एक केस आया था गांव में, वो किसी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी लेडी, और उनका किसी गांव के ही किसी फार्मर के साथ रिलेशनशिप था, तो काफ़ी टाइम तक था। और वो जो इंसान था वो मेरे पास आया कि वो मेरे से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गई हैं, अच्छा खासा रिलेशनशिप था, अचानक से सब कुछ मुझे ब्लॉक कर दिया और छोड़ के चली गई। दोनों मैरिड थे अलग अलग? दोनों मैरिड थे अलग अलग। क्या एज थी इनकी? मिड एज थी, 40s में थी। अच्छा। 45-46 के आसपास थी। तो जब मैंने उस लेडी की एनर्जी रीडिंग की तो मैंने उनको बोला कि उनके हस्बैंड को पता चल गया है और इस वजह से वो आपके साथ नहीं कनेक्ट हो रही हैं और अब मुझे वो वापस आती हुई नहीं दिख रही हैं। एंड उन्होंने किसी और एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट किया था जिन्होंने उनको बहुत फॉल्स होप्स दे दी थी, ये बोल के कि ये डेफिनेटली वापस आएंगी, आप 2 लाख की पूजा करा लो, आप 4 लाख की पूजा करा लो। और उन्होंने 3-4 लाख की उनसे पूजा करवा भी ली थी। अच्छा। और जब वो मेरे पास आए तो मैंने कहा आप जितनी मर्जी पूजा करा लो, आपका काम नहीं होगा, आप प्लीज़ डोंट वेस्ट योर मनी।
बट वो नहीं माने। उन्होंने बोला कि नहीं, उन्होंने तो बोला है कि बात हो रही है, अभी 2 महीने में देखना, 3 महीने में रिजल्ट देखना। मैंने कहा आप 3 महीने बाद आप फिर वापस आओगे, आपका काम नहीं होगा, ये लेडी नहीं आएगी क्योंकि इसके हस्बैंड को पता चल गया है और अब वो आपसे वापस रिकनेक्ट नहीं होगी। वही हुआ, 3 मंथ्स हो गए, अभी तक तो वो लेडी वापस आई नहीं है उसके पास। अच्छा मैम, आप इस केस में क्या सजेस्ट करते हो कि जैसे कोई कपल है और वो शादी करना चाहता है और उनकी कुंडली ज़्यादा मैच नहीं करते उनके गुण की, सपोज फॉर एग्जांपल 7-8, तो उनकी में दिख रहा है कि भाई शादी अच्छी नहीं चलेगी या कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, तो और उनको शादी करनी भी है, तो क्या आप सजेस्ट करते हो कि कैसे मूव फॉरवर्ड किया जाए? देखिए, कुंडली मिलान इम्पॉर्टेंट बहुत होता है, लेकिन अगर आप बहुत सालों से रिलेशनशिप में हैं तो हम दोनों के चार्ट के प्लस माइनस बताते हैं कि अगर आप इस इंसान से शादी करोगे तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी को एज अ गाइडेंस ही बताया जा सकता है कि इस इंसान से आप इतने साल रिलेशनशिप में, अब अगर मैं बोलूँ कि 7 गुण मैच हो रहे हैं, आप शादी मत करो, तो आजकल कोई नहीं मानता है, ठीक है, क्योंकि शादियाँ अगर टूटनी होती हैं तो वो 25 गुण में भी टूट जाती हैं और 30 गुण में भी टूट जाती हैं। तो जनरली हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि आप ये रेमेडीज़ करो, और आपको सामने वाले की पर्सनालिटी तो पता ही है, उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। और स्पेसिफिकली टाइम पीरियड में बता देती हूँ कि ये 6 महीने या ये 1 साल बहुत ख़राब जाएगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बट मैम, जैसे एस्ट्रोलॉजी कहते हैं इंसान का बहुत लंबे टाइम तक ऑलमोस्ट पूरी लाइफ ही बता देते हैं जी, तो क्या आजकल लोगों को शादी से पहले सामने वाले की, मतलब आपस में मैच मेकिंग नहीं बल्कि सामने वाले की कुंडली पूरी एनालाइज करा लेनी चाहिए कि कब, जैसे आप बता रहे हो, कब इसकी लाइफ में कोई और आने वाला है कि नहीं, कितनी शादी लिखी है, ये सब भी देखना चाहिए? ये सब देखिए, अगर आप चाहते हैं जानना तो डेफिनेटली देखा जा सकता है। देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, ये इंडिविजुअल आपकी चॉइस है। मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा आगे का जानना भी कई बार टेंशन क्रिएट कर देता है। यू हैव टू लिव इन द मोमेंट। अगर कोई इमीडिएट प्रॉब्लम है, अगले साल 1.5 साल में मुझे दिख रही है, वो मैं क्लियरली बता देती हूँ। क्योंकि जैसे एक लड़की का मेरे पास केस आया था, उसने मुझे बोला था कि 3 साल से रिलेशनशिप में मुझे इससे शादी करनी है। तो मैंने उनको बोला आपकी शादी हो जाएगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, घर वाले नहीं मानेंगे इनिशियली, लेकिन अल्टीमेटली मान जाएंगे, बट शादी के बाद के पहले 2 साल बहुत ख़राब जाएंगे। या तो आप शादी 2 साल बाद रुक के करो, या फिर आपको ये ध्यान रखना है कि राहु की महादशा उनकी जो स्टार्ट हुई थी, मैंने कहा ये 2 साल बहुत ख़राब जाएंगे, मतलब खून के आंसू रो गए आप कि मैंने क्यों शादी कर ली। तो शी सेड कि नहीं मुझे तो शादी करनी है, मैं जैसे तैसे करके निभा लूँगी। वही हुआ, मैरिज हुई, 6 महीने बाद मेरे पास आई कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ससुराल में दिक्कत आ रही है, यहाँ दिक्कत आ रही है। मैंने कहा देखो 1.5 साल तो पेशेंस रखना पड़ेगा। अब उनकी जाके दशा ख़त्म हुई है, तो दोनों हस्बैंड वाइफ सेटल हुए हैं और अब उनकी मैरिड लाइफ ठीक चल रही है। तो कई बार टाइम ख़राब होता है, अगर हम वो ख़राब टाइम पेशेंटली निकाल देते हैं तो मैरिज भी सेव होती है और रिलेशनशिप भी सेव होता है। आप क्या सजेस्ट करते हो कि जैसे उसकी तो मिलाई ली कुंडली कि भाई जिससे करनी है और जिस परिवार के साथ रहना है, क्या उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि भाई क्योंकि लड़की को दूसरे घर जाना है तो रह पाएगी नहीं रह पाएगी उनके साथ, उसमें में क्या? देखिए वैसे तो कहते हैं आजकल सासू माँ के साथ कुंडली मिलाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन कि आप लड़के के साथ मिलाओ, क्योंकि रहना तो अगर जॉइंट फैमिली में है तो डेफिनेटली पेरेंट्स के साथ भी आपका अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कुंडली में लड़की की कुंडली से कई बार दिख जाता है कि आप जितनी भी कोशिश कर लो आपको ससुराल वाले ऐसे ही ख़राब ही मिलेंगे। अच्छा। तो कई केसेस में मैं हेड्स अप दे देती हूँ कि थोड़ा सा संभल के रहना, प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखिए ये गाइडेंस तो देनी ही पड़ती है। ये भी लिखा होता है कि भाई कैसे सास ससुर मिलेंगे, बिल्कुल क्लियरली दिखता है कुंडली में आपको कि मदर इन लॉ का नेचर कैसा होगा, फादर इन लॉ का नेचर कैसा होगा। एक बार ऐसी एक मेरे पास लड़की आई थी, उसको मेन प्रॉब्लम अपने हस्बैंड से थी। मैंने कहा आपके हस्बैंड की मेन दिक्कत है, आपकी मदर इन लॉ तो बहुत अच्छी हैं, वो तो आपको बहुत केयर करती है, क्योंकि उसकी कुंडली से साफ दिख रहा था उसकी मदर इन लॉ बहुत सीधी हैं, उसको बहुत प्यार करती हैं। तो शी एग्रीड कि मैम मुझे मदर इन लॉ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी और मेरे हस्बैंड की ही नहीं बनती है। तो कुंडली में यू कैन सी एवरीथिंग कि आपके पार्टनर की, आपके लाइफ पार्टनर की वेल्थ कैसी होगी, आपके लाइफ पार्टनर की जैसे पर्सनालिटी कैसे होगी, इन लॉज कैसे होंगे, ये सब दिखता है कुंडली में। मैम आजकल बहुत ज़्यादा ना ये भी हो गया है, मतलब ऐसे फेक एस्ट्रोलॉजर्स भी आ गए कि मन चाहे लड़की को आप वशीकरण करा लो, या किसी ने किसी पे वशीकरण कर दिया है, लोग 500-500 रुपये में वशीकरण करवा रहे हैं।
तो ऐसा केस आते हैं आपके पास, और ये सच में वर्क करती है चीज़ें कि आप किसी पे भी वशीकरण करा दो लव मैरिज करने के लिए? देखिए बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पे लोग कहते हैं कि मैम वशीकरण कर दो। मैं वशीकरण नहीं करती। मैं किसी को भी किसी की तरफ गलत तरीके से अट्रैक्ट कभी नहीं करूँगी, क्योंकि अगर एक इंसान मन से आपके साथ नहीं जुड़ना चाहता है तो आप क्यों उस पर ब्लैक मैजिक कर रहे हो और क्यों फोर्सफुली उसे अपने साथ रख रहे हो? मैम वैसे अगर जैसे आपकी जो रेमेडीज आपने बताई थी, अगर कोई किसी को पसंद करता है, जो आपने रेमेडी बताई थी वो डिजिट्स लिखने वाली, उसमें भी तो वो एनीवे अट्रैक्ट ही कर रहा है उस पार्टनर को। वो वाला केस था जिसमें मैं बोल रही हूँ कि दोनों तरफ अट्रैक्शन है, थोड़ा थोड़ा नहीं, बट एक्सप्रेस नहीं किया है, दोनों को थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन है। समझ तो आ जाता है अगर आप किसी से मिल रहे हो कि ये बंदा मेरी तरफ इंटरेस्टेड है या नहीं है, बट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन ही इज़ नॉट एक्सप्रेसिंग हिज लव और नॉट टेलिंग यू, या कुछ भी रीज़न है, तो ये एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक मैं बता रही हूँ जिसमें कि आप जो है सामने वाले को अपनी तरफ थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट कर सकते हो, उसकी एनर्जी अपनी तरफ पॉजिटिव कर सकते हो। बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर चाहता है इंसान कि वो मेरे साथ रहे और वो अट्रैक्ट हो जाए, बट कुंडली में ऐसा कुछ है कि वो होएगा ही नहीं, तो आप मना कर देते हो कि भाई ये नहीं होने वाला। मैं बिल्कुल मना कर देती हूँ। ऐसा ही एक केस आया था एनी टाइम पे मेरे पास, जहाँ पे एक लड़की मेरे पास आई और उसने मुझे पूछा कि मेरी लव मैरिज होगी अरेंज मैरिज। तो मैंने उसकी कुंडली देख के बोला रिलेशनशिप तो आपका होगा लेकिन आपकी लव मैरिज नहीं लिखी है। तो शी वॉज़ वेरी फ्यूरियस। शी सेड कि मेरी ना 4 साल का रिलेशनशिप है और 2 महीने बाद मेरी उसी लड़के से शादी हो रही है। तो मैंने उसकी कुंडली देखी, मैंने उसे कुछ नहीं बोला। मैंने उसको इतना बोला, देखिए होई सोई जो राम रची रखा, जो राम जी ने रच दिया है होगा वही, आप और मैं सिर्फ इंसान हैं, गलतियां हमसे भी होती हैं, और कह के मैंने फ़ोन रख दिया। 3 हफ्ते बाद उस लड़की ने मुझे कॉल किया। शी वॉज़ लिटरली क्राइंग ऑन फ़ोन एंड शी सेड कि मैम पेरेंट्स में कुछ कन्फ्यूज़न हो गया है मैरिज के अरेंजमेंट्स को लेके, और वो बात इतनी बढ़ गई है कि लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया, और वो लड़का भी 4 साल के रिलेशनशिप को इग्नोर करके अब अपने पेरेंट्स की ही बात मान रहा है, और मुझे उसने ब्लॉक कर दिया और मेरे से बिल्कुल बात नहीं कर रहा है। तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा देखिए आपकी कुंडली लव मैरिज वाली कुंडली है ही नहीं, आपकी मैरिज होगी, और मैंने उन्हें टाइम फ्रेम भी बताया कि आपकी मैरिज कब होगी। मैंने कहा लेकिन जिससे भी होगी वो इंसान इससे भी अच्छा होगा। तो ये मत सोचो कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है। कई बार समटाइम्स यू नो नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट इज़ अ वंडरफुल स्ट्रोक ऑफ लक। आपकी लाइफ में अगर आपको कोई रिलेशनशिप या कोई पर्सन नहीं मिल रहा है तो कुछ भगवान ने उससे बेहतर सोचा होगा और अच्छा सोचा होगा, और आपकी लाइफ आगे बहुत अच्छी है मैरिड लाइफ, इसीलिए आपके साथ ये हुआ है। आपको शायद अभी रियलाइज़ नहीं हो रहा है, लेकिन 2 years 3 years डाउन द लेन यू विल रियलाइज दिस थिंग। और मैम आप इस चीज़ को ऐसे देखते हो कि सोलमेट्स से ही शादी होती है, कहा जाता है कि भाई आपका जो सोलमेट है उसी से होती है, तो ऐसा होता है सही में? और अगर होता है तो फिर जैसे डाइवोर्स भी हो जाते हैं लोगों के शादी करने के बाद, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए सोलमेट का कॉन्सेप्ट जो है ना, लोगों ने बहुत गलत इसको समझा है। सोलमेट ज़रूरी नहीं आपका लव पार्टनर हो, सोलमेट कोई भी हो सकता है। 2 फ्रेंड्स भी सोलमेट हो सकते हैं, आप दोनों भी एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हो। सोलमेट हमारा ब्रदर भी हो सकता है, सोलमेट हमारी मदर भी हो सकती है, हमारा पेट एनिमल भी हमारा सोलमेट हो सकता है। तो ऐसा नहीं होता है कि सोलमेट सिर्फ लव पार्टनर होता है। जिसके साथ आपकी मैरिज होती है, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इस लाइफ में कोई ना कोई रोल निभाने आए होते हैं, अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी, अपने मदर फादर ब्रदर सिस्टर, इन सब के साथ हमारे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। और सोलमेट रिलेशनशिप, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि ये मेरा सोलमेट है तो मेरी शादी इससे हो, ऐसा नहीं होता है। आपके पास अगर कोई क्लाइंट आते हैं वो डिवोर्सी हैं, तो फिर आप उनको किस तरीके से ट्रीट करते हो, किस तरीके से बोलते हो कि शादी में वो मतलब एक और शादी करें, आप उनको क्या सजेस्ट करते हो? देखिए ऐसे में हम कुंडली का एनालिसिस करते हैं कि इनकी शादी सेकंड मैरिज अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि कई बार होता है कि सेकंड मैरिज भी मुझे बहुत ख़राब दिख रही होती है, और एक इंसान टॉक्सिक मैरिज से निकला है, उसके बाद वो अगेन एक दूसरी टॉक्सिक मैरिज में चला जाए, वो भी ठीक नहीं है। तो ऐसे में जनरली हम एडवाइस देते हैं कि मैरिज सेकंड आप करना, ये टाइम फ्रेम है, लेकिन बहुत सोच समझ के और कुंडली मिलवा कर ही करना। अभी एक रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया से मेरे पास केस आया था। उस लेडी का जब मैंने चार्ट देखा, मैंने कहा आपकी तो मैरिज में बहुत मुझे दिक्कत दिख रही है और डिवोर्स भी मुझे दिख रहा है। तो शी सेड कि मेरे ऑलरेडी 2 डिवोर्स हो चुके हैं, बट मेरा बच्चा इतना छोटा है, मुझे कंपेनियनशिप चाहिए, मुझे लोनलीनेस बहुत फील होती है, तो मुझे शादी करनी है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो अगर इवन इफ़ यू गो फॉर 3rd मैरिज इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। तो उन्होंने मुझे एक लड़के की कुंडली दिखाई, तो मैंने उनको बोला लड़के की कुंडली बहुत अच्छी है, लड़का केयरिंग है, आप चाहो तो इससे मिल लो,
लेकिन थोड़ा सोच के ही शादी करना, क्योंकि थर्ड मैरिज में भी डिस्टर्बेंस मुझे दिख रही है। वो उस लड़के से मिलकर आई ऑस्ट्रेलिया में, मंदिर में शादी कर आ गई। 2 महीने बाद उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे कहती है कि मैम मुझे अच्छे से याद है आपने मुझे मैरिज के लिए मना किया था, लेकिन मैंने फिर भी शादी कर ली। अब मुझसे शादी में रहा नहीं जा रहा, मुझे वापस जाना है, अब मैं क्या करूँ? मैंने कहा अब तो आपने शादी कर ली, अब क्या हो सकता है, अब तो आप डिवोर्स ही लोगे, तीसरा भी। मैंने कहा आप अपनी लाइफ में रिलेशनशिप में आ सकते हो किसी के साथ, बट मैरिज कभी वर्कआउट नहीं करेगी। बिकॉज देखो थर्ड मैरिज में भी शी वॉज सो अनकंफर्टेबल, उसकी थर्ड मैरिज भी नहीं चलनी थी। तो मतलब इस केस में रिलेशनशिप्स वर्क कर जाएंगे बट वो शादी नहीं कर सकते। हाँ, शादी टूटने के क्योंकि योग हो जाते हैं ना। देखिए रिलेशनशिप तो एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए होते हैं कि ठीक है 1.5 साल चल गया, 2 साल चल गया, 2.5 साल चल गया, तो इतना टाइम फ्रेम में चल जाएगा रिलेशनशिप। बट उसमें भी अगर किसी की कुंडली में शुक्र खराब है, 5th हाउस खराब है, 7th हाउस एफ्लेक्टेड है, तो उसमें भी दिक्कत आती है। और मैम जैसे अब तो नई जनरेशन आ गई है और बहुत ज़्यादा डर भी फैला हुआ है कि शादी करे ना करे, क्योंकि माहौल है ही नेगेटिव काफ़ी ज़्यादा। तो नए जो बच्चे हैं जो शादी करना चाहते हैं उनको आप क्या सजेस्ट करते हो कि कैसे अपना साथी ढूंढें या क्या चीज़ें देखें? देखिए सबसे ज़्यादा तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। कि सामने वाला आपके इमोशंस को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। इमोशनल कंपैटिबिलिटी होना आज की डेट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जेन जी जो है, ये 2000 वाले जितने भी बॉर्न हैं, ये हाईली इमोशनल हैं। ये बच्चे ये बहुत कंफ्यूज रहते हैं अपनी लाइफ में। और अगर मैं बोलूँ कि इंटेलिजेंट बहुत हैं, लेकिन इमोशंस को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इनको क्लैरिटी नहीं मिलती कि ये सामने वाला हमारे साथ सीरियस भी है या नहीं है। तो ऐसे में जनरली आप एनर्जी रीडिंग करवा सकते हैं, सामने वाले की लॉयल्टी चेक भी करवा सकते हो कि कुंडली के हिसाब से क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। और अगर आपको मैरिज करनी है तो डेफिनेटली गुण मिलान मैच मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस टूल होता है, जिसके थ्रू हम सजेस्ट कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर बंदा आपके लिए सही भी है या नहीं है। मैम अगर कोई बंदा सही नहीं है तो क्या कुछ रेमेडीज ऐसी होती हैं जो वर्क करवा दे चीज़ों को? देखिए जैसे कई लोग इस नाम पे बहुत सारे पैसे ठग लेते हैं और अल्टीमेटली उन्हें दिख रहा है 1-2 साल बाद शादी तो डिसॉल्व हो ही जाएगी, अपने पैसे बना लो। तो ऐसा कुछ होता है कि 2 बंदे अगर नहीं बने एक साथ रहने के लिए तो कुछ रेमेडी करके वो हो सकता है पॉसिबल? देखिए कुछ रेमेडी करने से फ़र्क पड़ता है, मैं ये बोलूँगी 30-40% फ़र्क पड़ता है, लेकिन आप किसी की पर्सनालिटी नहीं चेंज कर सकते। अगर एक इंसान एग्रेसिव है तो वो एग्रेसिव रहेगा। हाँ, रेमेडीज़ करवा के उसका एग्रेशन लेवल हम 20-30% रिड्यूस कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ा सा और पॉजिटिव एंगल, लव, अफेक्शन, प्यार ला सकते हैं। बट उस चीज़ को 100% एलिमिनेट करना कि भाई अगर कोई टॉक्सिक है तो है, उसको 100% चेंज वो अपनी दशा पैटर्न के हिसाब से ही होगा। हम ये बता सकते हैं कि इस इंसान का लाइफ में टर्निंग पॉइंट कब आएगा, ये इतना टॉक्सिक है, टॉक्सिटी से ये पॉजिटिव कब होगा। अच्छा। अब जैसे एक अगेन एक फॉरेन से ही केस आया था मेरे पास। उन्होंने मुझे बोला कि मेरी 15 ईयर्स की मैरिज है और मेरी वाइफ जो है वो मुझे छोड़ के चली गई और मुझे डिवोर्स देना चाहती हैं। तो मैंने जब लड़की की कुंडली देखी तो मुझे ठीक ठाक लगी, मुझे ना तो कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप लगा, लड़की भी बहुत इमोशनल और सीधी सी लगी। तो मैंने बोला कि मुझे तो लड़की की कुंडली में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, आप अपनी कुंडली दिखाइए। तो मैंने जब लड़के की कुंडली देखी तो ही वॉज अ वेरी टॉक्सिक गाय। मैंने बोला आप क्या बहुत ज़्यादा फिजिकल अब्यूज़ करते हो अपनी वाइफ को, फिजिकल एंड वर्बल अब्यूज़? ही सेड कि हाँ मैं बहुत एग्रेसिव हूँ और मैं गुस्से में कुछ भी बोल जाता हूँ, मुझे नहीं समझ में आता। मैंने कहा आपने मारा पीटा भी है? तो ही एग्रीड टू इट कि हाँ मैम 1-2 बार हो गया है। तो मैंने कहा 15 साल बाद फाइनली उस लड़की ने हिम्मत करी है छोड़ के जाने की, वो क्यों वापस आएगी? मैंने कहा नहीं आएगी वो वापस। तो ही वॉज लाइक कि आई एम रेडी टू चेंज। अब आप बोल रहे थे ना कि चेंज होता है, तो वो दशा जब ऐसी आती है तभी इंसान चेंज होता है। तो मैंने उन्हें बोला देखो अब तो जैसे ना इट्स टू लेट टू मेंड द थिंग्स, बट स्टिल मैं इतना कर सकती हूँ कि वो लड़की आपको डिवोर्स ना दे और आपके साथ कनेक्टेड रहे। वापस लाना अपने प्यार से, अंडरस्टैंडिंग से, ये आपका काम है। मेरा काम सिर्फ इतना है कि वो आपको डिवोर्स ना दे। पर ये पॉसिबल है कि अगर किसी की कुंडली में डिवोर्स लिखा ही है तो आप बदल सकते हो? कई बार हम रेमेडीज़ करते हैं क्योंकि इसमें देखिए दशा और कार्ड्स में अगर लगता है ना, दिखता है मुझे कि यहाँ पे रेमेडी पॉसिबल है, वहाँ मैं रेमेडीज़ डेफिनेटली करती हूँ। क्योंकि अगर 50% चांस है तो 50 का 80-90% तक हम ला सकते हैं।
तो ये पॉसिबल है मैम। लेकिन जैसे हमने ये सुना कि एस्ट्रोलॉजी में अगर कोई चीज़ होनी ही है वो तो होएगी, उसका सिर्फ इफेक्ट कम हो सकता है। अगर ये लिखा हुआ है कि डाइवोर्स होगा तो वो चीज़ तो वो तो होएगी ना, उसका इफेक्ट कैसे कम हो जाएगा? नहीं, देखिए कई बार डिवोर्स होता है, नेगेटिव दशा अगर निकल जाती है तो माइंड फ्रेम भी चेंज हो जाता है। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाती, मैं अपनी फैमिली का एक केस लेती हूँ। मेरी फैमिली में एक मेरे दूर के कज़न थे, उनकी वाइफ भी उन्हें छोड़ के चली गई थी एंड वो बहुत परेशान थे क्योंकि डिवोर्स का केस फाइल हो चुका था। तो मैंने उन्हें ये बोला था कि 8 मंथ्स तक आपको बहुत पेशेंटली अपनी वाइफ को मनाना है, मानेंगी, दशा चेंज होगी, माइंडसेट चेंज होगा, थोड़ी सी काउंसलिंग भी आप करो। अगर कोई ऐसा है इंसान, क्योंकि जब आप टैरो रीडिंग करते हैं तो उसमें दिख जाता है कि किसकी हेल्प से चीज़ें सॉर्ट हो सकती हैं। तो मैंने उनको बोला आपकी कोई कॉमन फ्रेंड या कोई कॉमन रिलेटिव या कोई ऐसा बंदा जो बहुत सीनियर है, 50+ एज का है, वो आपको हेल्प भी कर सकता है। तो 8 मंथ्स बाद जब उस लड़की की दशा चेंज हुई, उन्होंने फिर मीटिंग्स करी 2-3, फाइनली उनका डिवोर्स चल गया, उसने अपना केस वापस किया और वो लड़की वापस भी आई। तो कई बार जब नेगेटिव दशा आती है, उस दशा में आपको पेशेंस रखना होता है। ऐसा तो है नहीं कि ये दशाएं अभी आ रही हैं, ये दशाएं तो हमारे पहले ज़माने में भी आती होंगी ना लोगों के, तब भी राहु केतु की दशाएं होती होंगी, तब कॉन्सेप्ट नहीं था ना डिवोर्स का। तो लोग उस टाइम पे चुप रहते थे, बर्दाश्त करते थे, एडजस्ट करते थे। तो यही सलाह हम अभी देते हैं कि ये टाइम ख़राब है, थोड़ा सा चुप रहो, थोड़ा सा एडजस्ट करो, चीज़ें वक्त के साथ अपने आप ठीक हो जाएंगी। बट प्रॉब्लम ये है कि आजकल पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया है। करेक्ट। क्योंकि अगर राहु की दशा आ रही है तो इंसान इतना ज़्यादा एग्रेसिव, इतना ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है कि खुद को अगर आप सामने वाले को सलाह भी दे रहे हो ना तो वो कंट्रोल नहीं करता है। ये प्रॉब्लम आ गई है आजकल। मैम, जब आप किसी के चार्ट्स देखते हो उसमें अगर ये आपको दिखता है कि वो चीटिंग करेंगे या फिर इनकी लाइफ में कोई पार्टनर आएगा, तो आपको एग्जैक्टली क्या दिखता है कि इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा ही होगा या फिर कोई एक थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, वो टॉकिंग टर्म्स में आएंगे? आपको दिखता क्या एग्जैक्टली? देखिए जनरली ये दिखता है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होगी, और किस लेवल तक जाएगी वो थर्ड पार्टी की कार्ड्स और चार्ट्स देखने पे ही पता चलता है। एक इंडिकेशन मिलता है कि दैट देयर विल बी अ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस। अच्छा, वो चीटिंग करेंगे या फिर वो सब नहीं दिखता एग्जैक्टली? नहीं, अगर किसी की कुंडली में शुक्र बहुत ख़राब है, शुक्र नीच का है, शुक्र राहु के साथ है, शुक्र सूर्य कॉम्बिनेशन है, कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं और फिर दशाएं भी ऐसी आ गई हैं, तो वो क्लियरली चीटिंग दिखाता है कि इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा। मैम किसी का क्या इंटेंट भी पता चलता है कि, क्योंकि आजकल सपोज शादियां 1-1 महीने भी नहीं टिक रही और एलिमनी की डिमांड आ जाती है, तो कई बार क्या पहले ही इंटेंट, जैसे स्टार्स में आपको दिख रहा है कुंडली बहुत अच्छी है, इंसान बहुत अच्छा है, पर कोई इंसान सपोज इस इंटेंट से ही शादी कर रहा है कि मेरे को तो 1 महीने बाद यहाँ से निकलना है, तो वो इंटेंट भी पता चल जाता है? देखिए जनरली जब इस टाइप के केसेस आते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि इस इंसान ने शादी किस पर्पस से की है, क्या मन से करी है या नहीं करी है, शादी से पहले ये किसी रिलेशनशिप में था या नहीं था। तो जनरली ये एक 2 वे डिस्कशन होता है विद द पर्सन कि क्या आपको मालूम था कि इनका शादी से पहले किसी के साथ रिलेशनशिप था। कई केसेस में पता भी होता है, कई केसेस में नहीं भी पता होता है। और एलिमनी के केसेस में तो जनरली पूरा पास्ट भी चेक करना पड़ता है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द इंटेंशन ऑफ टेकिंग द डिवोर्स। अब जैसे एक एनी टाइम पे ऐसे ही मेरे पास केस आया था जहाँ पे एलिमनी का केस था। उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे बोला कि 2 साल की मैरिज है और मेरी वाइफ एडजस्ट नहीं कर रही है और अब वो घर छोड़ के चली गई है और अब वो मुझसे 1 करोड़ की एलिमनी मांग रही है। तो मैंने बोला 1 करोड़ आपके पास है? तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो मैम, मैं तो 50-60 हज़ार मेरी सैलरी है, 1 करोड़ तो मेरे पास है नहीं, उसको बस मेरी प्रॉपर्टीज़ दिख रही हैं कि प्रॉपर्टी बेचो और मुझे एलिमनी दो। तो जब मैंने उस लड़की की कुंडली देखी तो वहाँ पे मुझे क्लियरली दिखा कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, वो लड़की किसी के साथ रिलेशनशिप में है और उस लड़की की जो ग्रह दशाएं थी उसमें साफ दिख रहा था कि इसको शादी की बहुत जल्दी है, ये इससे डिवोर्स लेके इससे शादी करना चाहती है। तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा 6 महीने आप मुझे दो और जैसा मैं बोल रही हूँ आप बिल्कुल वैसा करो। 6 महीने बाद मैंने थोड़ा सा कार्ड्स में भी चेक किया, मैंने कहा लेस देन 20 लाख में ये केस सेट हो जाएगा। तो ही वॉज लाइक कि क्या करूं? मैंने कहा कुछ मत करो, आप इस केस को फाइट करो कोर्ट में। 3 महीने बाद वो मेरे पास आए कि मैम 50 लाख पे आ गई है। मैंने कहा अभी 3 महीने और रुको। 3 महीने बाद के बाद वो चौथे महीने मेरे पास आए कि 35 लाख पे डिमांड आ गई कि 35 लाख पे केस क्लोज करते हैं। मैंने कहा नहीं, अभी 1-1.5 महीना और करो।
तो फिर फाइनली जब वो 25 पे आए, मैंने कहा अब आप इन्हें 15 lakhs बोलो और ये 20 तक आपका क्लोज हो जाएगा। एंड वही हुआ एग्जैक्टली आफ्टर 6 months 20 lakhs में वो केस क्लोज हुआ। देन ही सेड कि मैम 20 में आ गई है। मैंने कहा आप क्लोज कर दो। कह रहे थोड़ा टाइम और रुको क्या? मैंने कहा नहीं, इसके आगे नहीं मानेंगी। आप चाहते हो, क्योंकि लड़की की दशा बदल रही थी। मैंने कहा अब अगर इससे ज़्यादा डिले किया लड़की अड़ जाएगी और फिर आप पे वापस बैकफायर करेगा। तो 20 सोचिए जो 1 करोड़ की एलिमनी थी 20 lakhs में सेटल हुई विद द हेल्प ऑफ गाइडेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। मैम जैसे आजकल सुनने को मिल रहा है कि चीटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का दौर आ चुका है। अब तो आप आपके पास अगर कोई आता है तो आप उनके चार्ट्स तो चेक करते ही हो, क्या आप वैसे अदरवाइज ऑल्सो ईयर का भी कुछ आप चार्ट चेक करते हो कि हाँ ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का ये ईयर होगा? जैसे 2025 का आपने पूरा एक लव हॉरोस्कोप देखा या 2026 का, अगर ऐसा होता है तो 2026 का कैसे होगा अगर आप ये देखते हो तो? देखिए 2026 की अगर मैं बात करती हूँ तो 2026 का आप देखो 2026, तो इसमें 2 की एनर्जी 2 बार आ रही है एंड 6 नंबर है एंड 2 नंबर इज़ फॉर मून एंड 6 नंबर इज़ फॉर वीनस। तो फेमिनिन एनर्जी, दोनों ही फीमेल प्लैनेट्स है, फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 2026 इज़ गोइंग टू बी द ईयर फॉर फीमेल्स अगर मैं बोलूँ तो। हालांकि 2026 का आप टोटल करो नंबर 1 पे आता है जो सूर्य है और इस साल का जो राजा है वो बृहस्पति है। बट पॉलिटिक्स हो या मीडिया एंटरटेनमेंट हो या कोई भी फील्ड हो, फीमेल्स का बहुत अहम रोल रहने वाला है एंड इवन रिलेशनशिप्स में भी फीमेल का बहुत अहम रोल रहने वाला है 2026 में। और 2026 में जिस तरह से जुपिटर प्लैनेट है हमारा मिथुन राशि से कर्क राशि से सिंह राशि में आएगा, तो ये जो 3 राशियां हैं मिथुन, कर्क और सिंह, इनके शादी के 2026 में बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। और जो लोग रिलेशनशिप में है 2025 में दे कैन सेटल डाउन इन 2026, क्योंकि जुपिटर जो है वो प्लैनेट ऑफ मैरिज, प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन है। तो नया काम, नया बिजनेस एंड एक्सपेंशन, फैमिली प्लानिंग, मैरिज, ये सब आप 2026 में बहुत ज़्यादा देखेंगे। बट मैम जैसे कुछ आपकी मैं प्रिडिक्शंस देख रहा था, आपने बहुत सारी प्रिडिक्शंस वैसे भी करी हैं कि फ्लड्स होंगे और डिस्ट्रक्शन होगा, उस वे में नेक्स्ट ईयर इस ईयर से भी ज़्यादा ख़राब होगा? देखिए सब 2025 में कह रहे हैं कि मंगल का साल है और 2026 आएगा तो इसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। हालांकि अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो हम विक्रम संवत पे चलते हैं। अभी चल रहा है विक्रम संवत 2082 एंड विक्रम संवत 2083 आएगा मार्च के बाद। तो अभी मार्च तक 2082 चलेगा, तो वो मंगल इफेक्ट अभी पूरा जाएगा नहीं। तो डेफिनेटली फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 में आप बहुत सारे इंस्टेंसेस देखेंगे, जैसे कि अभी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 अभी होगा। अच्छा, वो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 में ही आप मार्च अप्रैल तक आप देखेंगे क्योंकि कुछ ना कुछ सिचुएशंस ऐसी बनेंगी। साथ ही जिस तरह से अभी डोनाल्ड ट्रंप का भी मैंने प्रेडिक्शन किया था कि उनको ये नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिलेगा, उनको नहीं मिला। और साथ ही जब ग्रहण गया था तो मैंने ये बोला था नेशनल चैनल पे कि यूएस में कहीं ना कहीं रिवोल्ट होगा अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप, और वो भी आपने रिसेंटली देखा है। तो अभी ऐसी सिचुएशंस यूएसए में और बढ़ेंगी। और मैम जैसे इंडियंस को लेके भी पूरे वर्ल्ड वाइड चल रहा है कि अगेंस्ट जा रहे हैं लोग थोड़ा कि इंडियंस नहीं आने चाहिए हमारी कंट्री में, तो ये और बढ़ेगा, कम हो जाएगा? ये बढ़ेगा क्योंकि देखिए 2026 जो है, अगर हम बोल रहे हैं सूर्य राजा है, तो पॉलिटिकल लेवल पे बहुत ज़बरदस्त गड़बड़ होएगी 2026 में, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये 2025 से 2030 का समय ऐसा है जहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशंस एग्रवेट होती जाएंगी। तो 26 में भी ऐसी सिचुएशंस बहुत सारी बनेंगी। हम 26 के लिए कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर भी छिड़ सकती है, ऐसा आपको लग रहा है? इतना सीवियर लेवल पे जा सकता है? देखिए पूरी तरह मैं ये नहीं बोलूँगी कि वर्ल्ड वॉर शुरू ही हो जाएगी। जैसे अभी 2025 में हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, आपने देखा था कि वहाँ पे अटैक स्टार्ट हो गया था। तो ऐसे छोटे छोटे इंस्टेंसेस 2026, 27, 28 आप हर ईयर में देखेंगे। मैम सिंस आप इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से डील करते हैं, आपके पास लोग आते हैं, कुछ ऐसा केस आपके पास आया है कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हैरानी हो गई और ये एक ऐसा केस है, तो मैं चाहता हूँ वो केस बताएं हमें। देखिए ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, जैसे आजकल एक नया कॉन्सेप्ट निकला शुगर डैडी का। ऐसे बहुत केसेस आ रहे हैं कि मिडिल एज में जो जेंट्स होते हैं दे आर वेरी फिल्दी रिच एंड दे आर इन रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप विद अदर गर्ल्स। ऐसे ही एक केस आया था जहाँ पे वो इंसान, उसने उस लड़की को, मतलब आप मानोगे करोड़ों का घर बना के दिया और उसको पूरा फाइनेंशियली सपोर्ट किया, फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट किया, एंड वो लड़की उसको भी चीट कर रही थी।
अच्छा। एंड मज़े की बात, हैरानगी की बात ये हुई मुझे कि वो दोनों मेरे साथ वीडियो कॉल पर आए और वीडियो कॉल पे वो लड़की मुझे बोल रही है कि इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मैं इनका पूरा एहसान मानती हूँ, मैं इनसे प्यार भी बहुत करती हूँ, लेकिन ये तो अपनी वाइफ नहीं छोड़ेंगे ना, अपना बच्चा नहीं छोड़ेंगे ना, और मुझे तो सेटल होना है अपनी लाइफ में, तो मैं चाहती हूँ कि इस रिलेशनशिप को ख़त्म करूँ। मतलब शी वॉज ट्राइंग टू जस्टिफाई हर एक्शन। 3 साल तक वो उससे करोड़ों रुपया उसने लिया एंड एंड में शी इज़ जस्टिफाइंग दैट थिंग कि भाई अब तो ये तो मेरे से शादी करेगा नहीं, सो आई हैव टू मूव ऑन इन माई लाइफ। एंड उसके बाद उन्होंने मुझसे अलग से बात की, कनेक्शन किया, बात की एंड ही सेड कि मैम बताओ अब ये क्या चीटिंग नहीं है, अब ये किसी और के साथ कनेक्ट हो गई, किसी और के साथ सेटल होना चाह रही है और जस्टिफिकेशन ये दे रही है कि जस्ट बिकॉज यू कांट मैरी मी। ये तो मैंने इसे डे 1 से ही बता दिया था कि मैं अपनी फैमिली नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसे केसेस बहुत आते हैं। फिर आपने कैसे सॉल्व करा इसको? मैंने यही बोला, मैंने कहा आप देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग आप इनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं, स्टॉप दैट फाइनेंशियल सपोर्ट। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट गाय वाज वेरी इमोशनल, सेड कि मैं फाइनेंशियल सपोर्ट तो मैम नहीं छोड़ सकता, मैंने इसको वादा किया है अगले 6 महीने तक मैं इसे सपोर्ट करूंगा। एंड पैसे तो देखो देना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसे बहुत केसेस आते हैं, बिलीव मी, एंड आई एम शॉक्ड टू सी कि these guys are so emotionally invested in that girl, knowing the fact कि वो लड़की इन्हें चीट कर रही है, इनके साथ लॉयल भी नहीं है। उस लड़की ने उसे अगले 6 महीने का 10 to 12 लाख पर मंथ का एस्टिमेट दे रखा था कि इतना तो मेरा खर्चा होगा ही होगा। बताओ यार। और वो ये भी रियलाइज नहीं कर रहा कि मेरे साथ कर्मा ही हिट बैक कर रहा है, मैंने चीट करा तो मेरे साथ चीटिंग हो रही है। वो अपनी गलती भी नहीं रियलाइज कर रहा कि मेरे ही कर्म खराब थे। और कई केसेस में तो लड़कियां इतना रूड बिहेव करती हैं। भाई अगर तुम्हें कोई फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है, तुम्हें अच्छे से रख रहा है, घर दिया, गाड़ी दी, सब कुछ फैसिलिटी दी, एटलीस्ट रिस्पेक्ट तो करो उस बंदे की। लड़कियां रिस्पेक्ट भी नहीं कर रही हैं, लड़कियां और गाली गलौज कर रही हैं आगे से। ये बहुत शॉकिंग इंस्टेंसेस आते हैं मेरे पास ऐसे। और ऐसे में अगर आप समझाते हो क्लाइंट को कि भाई ये आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए, बट वो ऐसा इमोशनल एंगल आ जाता है कि वो छोड़ ही नहीं पाते हैं। फंसे हुए हैं मैम लोग बहुत ज़्यादा। तो ये भी कुंडली का ही वो उनके स्टार्स ही ऐसे हैं क्या? स्टार्स ही ऐसे हैं, कुछ दशाएं ऐसी हो रही होती हैं, कुछ हो कि कुंडली में धोखा खाने का समय आया ही होता है। कई बार कुंडली देखते हैं तो मैं कहती हूँ धोखा तो मिल चुका होगा आपको, तो वो हंसते हुए कहते हैं हाँ मैडम मिल चुका है धोखा। तो वो कुंडली में दशाएं भी बता देती है कि अब आपका गलत इंसान से मिलोगे। क्योंकि एक मेरी क्लाइंट थी जो सेकंड मैरिज करना चाह रही थी और उनका कुछ राहु का पीरियड चल रहा था, तो वो हाँ हर बार किसी लड़के से मिलती थी, 1-2 महीने बात करती थी, फिर रिजेक्ट कर देती थी। तो कहती थी मैम कोई लड़का समझ ही नहीं आ रहा। मैंने कहा राहु का पीरियड चल रहा है, सब जो भी मिलेगा गलत इंसान ही मिलेगा। मैंने कहा ये टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन से पहले सही इंसान मिलेगा ही नहीं। तुम 8 लड़के ट्राई कर लो, 10 लड़के ट्राई कर लो। वही हुआ, उसकी दशा ख़त्म हुई, उसको एक लड़का मिला और उसने उसके साथ सेकेंड मैरिज करी। तो कई बार टाइम पीरियड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपको ये बताने के लिए कि ये सही समय है किसी के साथ रिलेशनशिप में आने का या नहीं आने का। मैम एक आपकी रील बहुत वायरल हुई थी, हम सब ने देखी कि अगर आपको अपने पार्टनर को पकड़ना है तो मेरे पास आओ, सच सुनना है तो मेरे पास आओ। तो जब लोग आपके पास आते हैं और सच सुनते हैं तो ऑब्वियसली वो अच्छा तो नहीं लगता होगा या कोई सच मानने को तैयार नहीं होता होगा। तो कभी बैड एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, आप कुछ बताना चाहोगे? देखिए मेरी एस्ट्रोलॉजी का एक ही फंडा है प्रेडिक्शंस देने का कि सीधी बात, नथिंग अनाप शनाप, ठीक है। मैं इधर उधर की अनाप शनाप बातें नहीं करती हूँ। अगर आप मेरे पास आए हैं प्रेडिक्शंस लेने के लिए तो सच सुनिए, सच जानिए और अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ का डिसीजन लीजिए। लोग बहुत नाराज़ होते हैं, गुस्सा होते हैं, कई बार बिलीव नहीं करते हैं, रिव्यूज़ रेटिंग्स भी ख़राब करते हैं, बट मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप सामने वाले को सही और एक्यूरेट प्रेडिक्शंस दें। अगर कोई मेरे पास परेशान इंसान आया है और बहुत इमोशनल है, रो रहा है, और उसके इमोशंस में बहकर मैं भी अगर उसके हिसाब से अच्छी अच्छी बातें करूँ उसको खुश करने के लिए, तो वो मेरे प्रोफेशन को जस्टिफाई नहीं करेगा। कि मेरा काम है एक्यूरेट गाइडेंस देना, एक्यूरेट प्रेडिक्शंस देना। तो मैं अपने प्रोफेशन को जस्टिफाई करती हूँ, स्ट्रेट बोलती हूँ। कई बार लोग मुझे इस चीज़ को बहुत समझते हैं कि दैट शी इज़ वेरी रूड, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन
एक्यूरेट प्रिडिक्शंस तभी निकल कर आती है जब एस्ट्रोलॉजर की नॉलेज, एस्ट्रोलॉजर की इंट्यूशन और एस्ट्रोलॉजिकल का लॉजिकल एनालिसिस कंबाइन होता है। अगर इसमें मैं इमोशनल एस्पेक्ट मिक्स कर लूँगी ना, तो मैं न्यूट्रल माइंड से रीडिंग नहीं दूंगी तो वो एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कभी नहीं आएंगी। इवन टैरो कार्ड्स में भी हम हमेशा कहते हैं दैट यू हैव टू बी न्यूट्रल वाइल डूइंग द रीडिंग्स। वो कहते हैं ना कि डॉक्टर अपने किसी घर वाले का ऑपरेशन नहीं कर पाता है क्योंकि वहाँ इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं कि ये मेरा बच्चा है, इस पे मैं सर्जरी कैसे करूं। इसी तरह एस्ट्रोलॉजर को भी बहुत प्रैक्टिकल वे में विदाउट गेटिंग इमोशनल प्रेडिक्शंस देनी पड़ती हैं। मैम आपके पास ऐसे केस भी आते हैं कि कुछ लोग रिलेशनशिप में बहुत सालों से 10-15 साल हो गए, फिर भी वो शादी नहीं कर पाते हैं फॉर सम रीज़न, तो उस केस में आप क्या करते हैं? ऐसा कोई केस आया आपके पास? ऐसे बहुत केसेस आते हैं जहाँ 5 साल 8 साल हो गए रिलेशनशिप में, लेकिन बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर शादी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे केसेस में हमारे पास जनरली कभी लड़की आ जाती है, कभी लड़का आ जाता है, तो हम कुंडली एनालिसिस करते हैं। कई कुंडलियों में तो साफ दिखता है कि लड़का ही नहीं चाह रहा शादी करना अब 7 साल के रिलेशनशिप के बाद, क्योंकि पता चल जाता है ना कुंडली से पर्सनालिटी की बंदा अपनी बात मनवाने की कैपेबिलिटी रखता है या नहीं रखता है। तो ऐसे 1-2 केसेस में मैंने क्लियरली बताया है कि ये लड़का ही नहीं चाह रहा है अब आपसे शादी करना 7 ईयर्स के रिलेशनशिप के बाद। अगर ये चाहे तो अपने घर वालों को बहुत ईजिली कन्विंस कर सकता है। आप बताओ 7 साल के रिलेशनशिप में क्या उन्हें 7 साल पहले नहीं पता था कि फैमिली नहीं मानेगी? सही बात। रिलेशनशिप में आने से पहले तो फैमिली की परमिशन नहीं ली थी, तो अब मैरिज के लिए फैमिली की परमिशन क्यों चाहिए? एंड दैट टू आफ्टर 7 इयर्स और 8 इयर्स। 4-5 साल में ही मालूम पड़ जाता है कि फैमिली कितनी शुरू में ही इन्वॉल्व पता है, होता है, कितनी नहीं अपनी है। फैमिली का सबको पता होता है कि मेरे घर वाले लव मैरिज अप्रूव करेंगे या नहीं करेंगे। ऐसा एक केस आया था जहाँ पे लड़के ने डे 1 पे ही बोल दिया था कि मेरे घर वाले लव मैरिज अप्रूव नहीं करेंगे, लेकिन उस लड़की ने बोला कि कोई बात नहीं, आई स्टिल वांट टू बी इन द रिलेशनशिप। 3 साल उन लोगों का रिलेशनशिप चला और वो लड़का, अब उसकी शादी कहीं और फिक्स हो गई है। अब लड़की मुझे कनेक्ट करके बोल रही है कि मैम कुछ करवा दो। अच्छा। तो मैंने कहा देखो, उस लड़के ने डे 1 से आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली बोली थी, ही इज़ नॉट चीटिंग ऑन यू। उसने पहले ही बता दिया था अब कुछ हो नहीं सकता है। एंड ऐसा नहीं है कि उस लड़के ने ट्राई नहीं किया, क्योंकि एनर्जी रीडिंग में साफ दिख रहा था कि उस लड़के ने ट्राई किया है और उस लड़के ने मुझे अपनी मदर से भी बात कराई। कैन यू इमेजिन दैट? उसकी मदर ने साफ मना कर दिया, जी हमारे में ये सब नहीं होता है। थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया था वो, तो उन्होंने बोला हमारे में ये सब नहीं होता, दोस्ती दोस्ती ठीक है, शादी तो हमारी बिरादरी के हिसाब से ही होगी। तो कई ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ क्लियरली पहले बोल दिया जाता है, और कई ऐसे भी केसेस आते हैं जहाँ पे इंसान बोलता है कि भाई ये बंदा मुझे मिक्स्ड फीलिंग्स दे रहा है, मिक्स्ड एनर्जीज दे रहा है। अब मिक्स्ड एनर्जीज का क्या मीनिंग होता है? कई केसेस में एनर्जी रीडिंग में पता चलता है कि हाँ पसंद तो करता है, लेकिन शायद घर वालों की वजह से या किसी सिचुएशन की वजह से आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। कई केसेस में साफ पता चलता है कि ये प्यार व्यार नहीं है, टाइम पास है। ठीक है, क्योंकि एक ऐसी मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे एक केस आया था कि उन्होंने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे मिले थे दोनों के दोनों, और लड़की ने बोला कि 5-6 महीने हो गए हमें बात करते हुए, बट ये लोग तो ये लड़का जब भी बात करती हूँ मैरिज की तो टाल देता है। तो मैंने जब उस लड़के की कुंडली देखी, मैंने कहा ये आपको कभी कमिटमेंट नहीं देगा, पहली बात। दूसरी बात, इसने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे जो अपना बनाया है प्रोफाइल, और ये ऑलरेडी बहुत सारी लड़कियों से बात कर रहा है, 3-4 लड़कियों के साथ डेट कर रहा है, और ये किसी को भी कमिटमेंट नहीं देने वाला। बताओ, मैट्रिमोनियल साइट पे भी हिंज की तरह चला रहा है। मैट्रिमोनियल साइट पे सबसे ज्यादा ये चीज होती अच्छा। है। सबसे ज्यादा केसेस मैट्रिमोनियल साइट्स के आते हैं कि मैट्रिमोनियल साइट पे मिले हैं, अब शादी में बात कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। बहुत केसेस। अच्छा मैम, ऐसा भी होता है कि कभी का रिश्ता पक्का हो गया जैसे किसी का, पर फिर भी दोनों का मन नहीं कर रहा करने का, ऐसा क्यों होता है? ऐसा देखिए, कई बार कंपैटिबिलिटी इश्यूज आते हैं। जैसे कोर्टशिप पीरियड होता है, अगर अरेंज मैरिज है 3-4 महीने का कोर्टशिप पीरियड है, और उसमें ना कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती है, जैसे लड़की का नेचर अलग है, लड़के का नेचर अलग है, लड़का बहुत इमोशनल है, लड़की बहुत प्रैक्टिकल है, तो लड़के को लगता है कि भाई यहाँ पे नहीं सेटिंग हो पा रही, मैं जो इमोशनल एंगल चाह रहा हूँ वो नहीं मिल पा रहा, तो ऐसे में कई बार 3-4 महीने बात करके रिश्ता टूट जाता है। हाँ, आपको ये रीजंस भी दिख जाते हैं, जैसे आपने बताया कि मैंने अगर किसी के चार्ट्स देखे तो उसमें ये दिख गया कि वो 4-5 लड़कियों से और से बात कर रहा है, लेकिन किसी को कमिटमेंट नहीं दे रहा मैट्रिमोनियल साइट्स पे, तो ऐसा भी कुछ दिख जाता है। जैसे वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम शादी में मोस्टली ये सुनने को मिलती है, डाउरी एक रीज़न बनता है कि वो शादी नहीं कर रहे, तो वो सब भी दिख जाता है। बिल्कुल दिख जाता है। एक केस आया था जहाँ पे एक लड़की ने बोला था कि मेरा बॉयफ्रेंड है रिलेशनशिप में, और वो लड़की सीए कर रही थी, तो उसकी मदर ने मना कर दिया, और वो लड़का अब कुछ बोल ही नहीं रहा है, बिल्कुल शांत है, कुछ
स्टैंड ही नहीं ले रहा है मेरे लिए। तो जब मैंने कार्ड्स देखे तो मैंने उनको बोला कि आपकी शादी इस वजह से भी टूटी है कि घर वालों को एक अर्निंग लड़की चाहिए थी, आप अभी कंप्लीट सीए नहीं बने हो, आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है, आप स्टडीज़ कर रहे हो, उनको चाहिए अर्निंग मेंबर। इसी वजह से दैट इज़ द रीज़न एंड शी अग्रीड टू इट कि उसकी मदर ने एक बार इनडायरेक्टली बोल दिया था कि लड़की तो अभी पढ़ी रही है, अभी तो 2 साल और पढ़ेगी, कमाएगी कब। तो वो दिख जाता है क्लियरली कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रीज़न ऑफ ब्रेकिंग ऑफ मैरिज। ऑल राइट मैम, मज़ा आ गया आपसे बात करके। उम्मीद है जनता की भी आंखें खुली होगी। और अगेन मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप शादी का प्लान कर रहे हैं, रिलेशनशिप की किसी भी तरह की प्रॉब्लम में है, तो मैम आपकी ज़रूर हेल्प कर सकती हैं। इनसे कनेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, आप उसको यूज़ करके मैम से टच में हो सकते हैं। मैम का इंस्टाग्राम भी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा था। मैम आप जाते जाते कुछ मैसेज देना चाहेंगे यंगस्टर्स को या किसी भी एज के लोगों को अपनी तरफ से, कि अगर जैसे अभी शादियों का सीज़न आने ही वाला है, इस बार कह रहे हैं बहुत सारी शादियां दिल्ली में, सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, तो रिकॉर्ड टूटे शादियां ना टूटे, उसके लिए आप कुछ अगर रेमेडी दे सकते हैं, कुछ जनरल जो कपल्स आपस में प्रैक्टिस कर पाए। देखिए मैरिज में सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ट्रस्ट। आपको अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको 1% भी लगता है ना आप इस इंसान के साथ नहीं निभा पाओगे, तो शादी ही मत करो, मैं तो ये बोलूँगी। क्योंकि कई बार लोग फैमिली के प्रेशर में आके शादी कर लेते हैं, ठीक है, सोसाइटी के प्रेशर में आके शादी कर लेते हैं और परेशान हो जाते हैं। और लड़के भी फंसते हैं एलिमनी के केस में, और लड़कियां भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसती है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि लड़के ख़राब है या लड़कियां ख़राब हैं, दोनों के ही केसेस आते हैं अलग अलग तरीके के। बस थोड़ी सी भगवान पे आस्था रखो, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उस भगवान की चैंटिंग्स करते रहो अपने रिलेशनशिप को अच्छे करने के लिए, और खुश रहो लाइफ में। ऑल राइट मैम, हम दोस्तों मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। पॉडकास्ट आपको लगा कैसा, ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आप बिना सब्सक्राइब करे चैनल देख रहे हैं तो एक सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दें। और आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट कौन से टॉपिक पे चाहिए ज़रूर कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक पे आपके लिए कुछ बढ़िया सा एपिसोड लेकर आएँ। फ़िलहाल के लिए हम चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा।